मेरे इल्म में नहीं था डॉक्टर ये साहब ने तजर्बा नहीं बताया। है जी बिल्कुल, बत्ती आपने बना एक्सपीरियंस के। अच्छी बात है। मैंने इसलिए इसको डिटेल पूछा कि वो फिर समझ नहीं आनी थी। जी जी तो जी अब जी इस जी। दिन में डॉक्टर साहब ने कहा एक दफ़ा या दो दफ़ा आप बत्ती जो है वो ऊपर तक लगा जो सकते मरीज हैं। ठीक नहीं होते। जी, जो ठीक नहीं पॉलिप्स के ना, जो ठीक नहीं होते। डॉक्टर वकार भुट्टा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर साहब। अच्छा, मैंने दो बातें करनी है। एक पहली बात बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान भर से ना बहुत सारे डॉक्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि जो लाहौर में प्रोग्राम हो रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ करें या जो भी है। तो दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी सीटें कंफर्म करें। तकरीबन 70% सीट ओके हो चुकी हैं। कल को हमारे लिए गिला ना करें। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है डॉक्टर अली मोहम्मद साहब का, ठीक है, लेक्चर बहुत बड़े किस्म का प्रोग्राम है। 2024 का एक बड़ा प्रोग्राम। ठीक है, तो जो आना चाहते हैं तो अपनी सीटें कंफर्म कर लें, ठीक है। बाद में कोई जी कंप्लेन ना। सही है। दूसरी बात हो रही थी डीएनएस। डीएनएस के हवाले से। तो जब भी मरीज़ आता है तो एक्यूट फेज़ में हमारे पास आता है तो सबसे पहले एक डोज नक्सवामिका की दें। उसके बाद ज़ाहिर है हनीमन ने भी ज़ाहिर है एक रुकावटों के बावजूद एक एंड के ऊपर एक थ्योरी पेश की थी, मियाज़मेटिक थ्योरी। तो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। ट्यूबर और मेडोरिनम की एक का डोज दी जा सकती है। जब एक्यूट फेज़ में केस आता है तो दो तीन दवाइयाँ बढ़ियाँ यानी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिसमें अगर बच्चे हैं तो संबुकस 200 का इस्तेमाल सुबह किया जा सकता है। लाइकोपोडियम और नक्सवामिका नाक बंद की बहुत बड़ी किस्म की दवाइयाँ हैं और 99% काम करती हैं। सिर्फ उसमें फ़र्क ये होता है कि एक नक्सवामिका लेफ़्ट पे काम करती है और लाइको राइट के ऊपर काम करती है। बड़े किस्म का रिज़ल्ट है इसका। तो अगर नाक दोनों तरफ बंद हो लेफ़्ट राइट में तो लेग कैन देंगे। बाकी अगर क्रॉनिक फेज़ में मरीज़ आता है और वो कहता है कि मुझे बस साइनस का इलाज करवाना है, डीएनएस का इलाज करवाना है, नाक की हड्डी का मसला चल रहा है, रिपोर्ट उसने उठाई होती है, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे। ग्राफिक नट बड़े किस्म की दवाई है, टॉप ग्रेड की। देखिए पैथोलॉजी के ऊपर भी दवाइयों का असर होता है और बड़ी काम करती हैं। हमने तो पिछले कई सालों से बड़े इलामात के ऊपर दवाइयाँ लिखते हुए दोस्तों को देखा है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस बड़ी महदूद है माजरत के साथ। पैथोलॉजी के ऊपर जो दोस्त दवाइयाँ लिखते हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत हाई है और वो नंबर ऑफ़ पेशेंट उनके तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। तो उसमें लम्ना माइनर ट्यूक्रम और ग्राफिक नट बड़ी दवाइयाँ। उसके अलावा जब भी कोई केस करें, कोई भी डिजीज़ हो, भले आप कुछ भी दवाई दे रहे हैं, तो बायोकेमिक को कभी ना भूलें। बायोकेमिक ऐसी मेडिसिन है जिसके ऊपर आपको इलामात की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपको उस वैसे अपना फैक्ट के ऊपर काम करती है। जैसे मसलन कलकेरिया फ्लोर है या सलेशिया, तो उसका अपना एक दर्जा है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर केस में एक आध बायोकेमिक तवज्जो करें। तो बाकी दोस्त इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वकार भुट्टा साहब। बायोकेमिक का भी जिक्र कर रहे थे। यकीनन ये 12 साल्ट जो हैं ये भी हमारी लाइफ में होने चाहिए और टिशू साल्ट जो हैं वो बायोकेमिक बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। और कुछ डॉक्टर्स तो इन 12 अद्वियात पे ही जो है वो अपनी प्रैक्टिस महदूद किए हुए हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। डॉक्टर गुलाम मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कहना चाहें डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। ये असातिज़ा की महफिल में मेरा होम्योपैथी पे बात करना तो नहीं बनता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि थेरापीज़ में जो भी थेरापीज़ हैं 50-40 जितनी भी दुनिया में राइज हैं, मेरा ईमान है पिछले 25 साल के फ्री कैंपेन के बाद कि होम्यो वो थेरापी है जो जब मुआवजा फेल हो, जब ये फेल हो जाए तो फिर मुआवजा ही बंदे को बचा सकता है। ये इस लेवल की थेरापी है और इस पे हम अपने बड़ों का शुक्रगुजार भी हैं। एक बात करके मैं अपना वक्त जो है डॉक्टर अली मोहम्मद साहब को दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू करेंगे। कि सब दोस्तों ने अच्छी बातें की। सिर्फ ये कि जब आवाज़ से आपको बीमारी ट्रांसफ़र हो रही हो तो शुरू मैं जो करता हूँ अपने कैंप में, हज़ारों पेशेंट ठीक हुए हैं इस तरह के, वो एडोनॉइड्स हो, वो पॉलिप्स हो, नेजल पॉलिप्स हो, वो DNS हो, जो भी हो, वो बहुत से लोग ठीक हुए हैं। लेकिन मैं जो शुरू करता हूँ वो NLC से शुरू करता हूँ। ये NLC इसलिए कि ज़रा मशहूर नाम है। NLC मतलब नक्सवामिका, लाइकोपोडियम और कार्बोवेज। यहाँ से शुरू करता हूँ और उसके बाद मैं अगर रिकरेंट हो रहा हो, बाकी दवाइयाँ हुई दोस्तों ने बताई उनमें से जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अगर रिकरेंट हो और आवाज़ से बीमारी ट्रांसफ़र होकर आ रही हो
तो एक डोज 2 महीने बाद कार्सी लोशन मैं उनकी लाजमी देता हूँ। बाकी इस पर रोशनी डालेंगे हमारे उस्ताद। जी शुक्रिया डॉक्टर मुगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अली मोहम्मद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डीएनएस, साइनोसाइटिस और पॉलिप्स और रिकरेंस जो बार बार आते हैं, बहुत सारे पेशेंट ने 2-3 दफ़ा ऑपरेशन किया हुआ है, डॉक्टर अलीजा साहब ने भी बताया। आप भी काइंडली हमें इसके बारे में बताएं डॉक्टर अली मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच जी। देखें जी, पहले तो देखेंगे यहाँ जो नाक के अंदर जो मसाइल हैं ना, वो तो एक नहीं है। डीएनएस का जो है बेसिकली ये है डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। डीएनएस इसका मुखफ़फ़ है, नेजल डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। सेप्टम कहते हैं जो नाक की ये दो जो इसके दरमियान का जो पर्दा है, दिस इज द सेप्टम। तो इसके अंदर का डेविएशन आ जाना, टेढ़ा हो जाना, मतलब एक तरफ हो जाना दूसरी तरफ हो जाना। तो पहले यहाँ एक ये मसला सिर्फ डीएनएस का नहीं होता। डीएनएस तो आपने समझ लिया कि डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, कि नाक की हड्डी को जो नाक पूरा जो है उसके दो पोर्शन हैं, बड़े दो नेजल कैविटीज़ हैं। इन दोनों को जो डिवाइड करता है उसको सेप्टम कहते हैं। और डेविएशन मतलब है उसके अंदर तब्दीली आ जाना, तो डीएनएस तो इसको कहते हैं। अब एक यहाँ डीएनएस होता है, यहाँ पोलिप्स होते हैं, यहाँ साइनोसाइटिस होता है, यहाँ नाक के अंदर कोई कैंसरियन ग्रोथ हो सकती है। तो उसको हम पहले देखेंगे। हम असल आपके पास लोग आते हैं तो ये एक टर्म देखो जी मुझे डीएनएस है या मुझे डीएनएस, बेसिकली देखना होता है कि वाकई डीएनएस है। डीएनएस तो होगा डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम के हड्डी टेढ़ी। हड्डी टेढ़ी क्यों होती है? हड्डी चोट से भी टेढ़ी हो सकती है। ये कार्टिलेज बोन होती है ये जो दरमियान है, तो अक्सर लोगों को नजला रह के ना ये वीक हो जाती है, तो किसी तरह टिल्ट हो जाती है, बस दफ़ा चोट की वजह से टिल्ट हो जाती है। बाद दफ़ा एक तरफ पोलप इतना ज़्यादा बन जाता है कि उसको टिल्ट कर देता है, तो डीएनएस उसमें तब्दीली या कैंसरियन ग्रोथ भी होती है। और यहाँ जो अगर हमारी ये जो मेम्ब्रेन है, बेसिकली जो पोलस बनता है यही मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर तो यही जो मेम्ब्रेन है ये फूल के पोलप्स की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जैसे आपकी वो होता है रेक्टम के अंदर जो आपकी वेन्स होती हैं वो फूल के तो पोलप्स बना देती हैं या वो हेमोरॉइड्स बना देती हैं। तो यहाँ भी हमारी मेम्ब्रेन्स है नाक के अंदर जो इन्फेक्शन रह के वो पोलप्स बना देती है। एक नज़ला रह के डी हो जाती है तो वो क्या होती है, वो टिल्ट हो जाती है, जिसको डीएनएस कहते हैं। और फिर साइनोसाइटिस, हमारे यहाँ साइनसेस है, ये साइनस है, ये साइनस है, जहाँ एक जालियाँ लगी हैं, नेचर ने यहाँ जालियाँ लगाई हैं सिक्रेशन के लिए, बैलेंस के लिए, एयर के लिए। तो ये जालियाँ भी ब्लॉक हो जाती हैं, जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। और यहाँ जो है ना, इस नाक के पीछे दो बुदबुद लगे हुए हैं, जिसको कहते हैं उसको एडिनाइड। और बाज़ दफ़ा एडिनाइड जो होते हैं वो बेसिकली हमारा बैरियर है, वो हमारे जो इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, ऊपर एडिनाइड लगे होते हैं, उसके नीचे गले में टॉन्सिल्स होते हैं जो वायरल बैक्टीरिया को रोकते हैं। तो पूरे नाक को समझने के लिए आपको थोड़ा डिफर करना पड़ा है, क्या वो डीएनएस है, क्या वो पोलस है, क्या साइनोसाइटिस है, क्या एडिनाइड्स है। और नेचर ने यहाँ हमारा ये जो नाक का ये हिस्सा है, स्टार्ट जहाँ से नाक होता है, यहाँ उसने सेंसर लगाए हैं। वो सेंसर इसलिए लगे हुए हैं कि आप जो बाहर से ठंडी अगर हवा लेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर को विद इन 7 सेकेंड लिखा हुआ है कि 7 सेकेंड के अंदर उसने बॉडी का जो 9.8 टेम्परेचर उसमें ले जाती है। अगर आप यहाँ से गर्म हीट ले रहे हैं तो वो भी ये सेंसर जो है फ़ौरन उसको पकड़ते हैं और वहाँ यहाँ तब्दीली ले आती है। तो खुदा ने इस नाक के अंदर, ये हमारा फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म भी सारा नाक के अंदर है। जो आपका मदाफ़ती निज़ाम है उसकी ये पहली लेयर है, जैसे स्किन है, उसके बाद ये नाक का ये हिस्सा है। इसको बड़ा ज़रूरी है समझना।
तकसीम मैंने इसको अलग आपको, ताकि सुनने वाले देखें कि नाक में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। DNS हो सकता है, पोलप्स हो सकता है, साइनसाइटिस हो सकता है, कैंसर ग्रोथ हो सकती है, एडिनोइड। अब ये इसकी जो मैं जितनी मेरी ज़िंदगी की प्रैक्टिस है, मोस्ट कॉमन यहाँ कॉजेज़ क्या हैं इसके साइनसाइटिस की, क्योंकि यहाँ एलर्जी नहीं होती है। आपको एलर्जी रह के भी आपके जो है ना पोलस बन जाते हैं। एक कॉज जिसको जो क्लाइमेटिक एलर्जी है या एटमॉस्फेरिक एलर्जी है या कोई डस्ट एलर्जी है या पोलन एलर्जी है या सीजन, वो भी यही नाक के अंदर प्रॉब्लम है। तो पहली तो बात है कि हम इसको पहले समझ लें। तो मैं आपको बना जहाँ बहुत एलर्जी में भी, साइनसाइटिस में भी, पोलस में भी, DNS में भी है कि आपके 70 से 80% लोग जो है ना वो या ट्यूबरकुलोसिस और या साइकोसिस बेस है। ये उन्हीं को DNS होगा, उन्हीं को साइनसाइटिस होगा, उन्हीं के अंदर जिनके अंदर TB की हिस्ट्री होगी। और मैंने ये रिसर्च भी बहुत सारे हॉस्पिटल में डाली थी कि आप टॉन्सिलाइटिस को देखें, एडिनाइटिस को देखें, साइनसाइटिस को देखें, आपको 30-40% तो आपको TB हिस्ट्री मिलेगी। बाकी साइकोसिस है, कैंसरियन हिस्ट्री है और ये डिफरेंट टाइप की एलर्जीज। तो यहाँ आपने ट्यूबर और मेडोरिनम से ही स्टार्ट रहना है पहले तो ये। और यहाँ एक और बड़ा काज भी है जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की तारीख बड़ी है, इसने भी कई लाख बंदे मारे हुए हैं। तो इन्फ्लुएंजा का भी स्टार्ट जो यहाँ से होता है, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे चला जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो इसकी जड़ को काटेगा वो ट्यूबरक्लोनियम है, वो मेडोरिनम है, वो सोराइनम है और वो इन्फ्लुएंजा है। ये 4 दवाइयाँ बतौर आप इंटरक्रंट के यूज़ करेंगे यहाँ पे, चाहे आपने लिमिनामाइनर लेनी है, चाहे आपने ट्यूक्रोमेरावेरम लेनी है, चाहे आपने अमोनियम कार्ब लेनी है। वो मैं दवाइयाँ उसके अलावा तफसील ऐसे थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ ताकि इंफॉर्मेटिव हो जाए। तो इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोनियम, मेडोरिनम और क्रॉनिक नज़ले में सोराइनम का भी बड़ा रोल है। और सोराइनम में मैंने पढ़ा है, वो कहता है कि जब साइकोटिक मेडिसिन नहीं काम करेंगी, मतलब आप पे थूजा भी नहीं काम कर रही, आपके मेडोरिनम भी नहीं काम कर रही, ठीक है ना, तो फिर आप सोराइनम देंगे। सोराइनम भी वो कहता है कि साइकोसिस को जड़ से उखाड़ती है। तो सोराइनम अब देखें, यहाँ सोरिक हो गया क्रॉनिक सोराइनम, TB हिस्ट्री पे ट्यूबरक्लोनियम, साइकोसिस पे मेडोरिनम हो गया, इन्फ्लुएंजा पे इन्फ्लुएंजा हो गया। समझ आ गई? अब यहाँ अगर तो DNS है, DNS जो कार्टिलेज बोन पे जो सबसे ज़्यादा दवाई का असर है, जहाँ भी आपकी कार्टिलेज बोन, जहाँ अर्जेंटमेंट, आप जाके अर्जेंटमेंट को जब पढ़ेंगे ना तो कार्टिलेज ब्रेन की जितनी वीकनेस है ना अर्जेंटम ठीक करती है। अब आपने ट्यूबर दे दी, आपने मेडोरिनम दे दी, ठीक है। अब यहाँ कंप्लेन क्या आती है जी? नोज ब्लॉक। अच्छा, नोज ब्लॉक की जो कोल्ड सेंसिटिविटी जो है ना, यहाँ सब में पाई जाती है कोल्ड सेंसिटिविटी। और कोल्ड सेंसिटिविटी है ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो हैपर सेल्फ में। कोल्ड स्लेशिया में भी बहुत ज़्यादा है, स्लेशिया को भी बड़ी ठंड लगती है, ठंड से एकदम पकड़ा जाता है, लेकिन सेंसिटिविटी हैपर में ज़्यादा है। तो आप ट्यूबर करवा हैपर लगा दें। फिर नाक बंद अक्सर लोगों का होता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो अच्छा काम करती है, जो हमें सबसे ज़्यादा पहले हम वही देते हैं अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब नाक को बहुत अच्छा खोलेगा, साइनसाइटिस भी ठीक करेगी, पोलस को भी ठीक करेगी, नोज की ऑब्स्ट्रक्शन को भी रोक देती है। जैसे बच्चों को हम सेम्युकस नाइग्रा दे देते हैं, लेकिन क्रॉनिक जब हो जाएगा तो बड़ों में इतना सेम्युकस नाइग्रा इतना अच्छा नहीं करती जितने बच्चों में करती है, लेकिन अमोनियम कार्ब बच्चों बड़ों ऐप नस्ल ऐप उम्र के लोगों में काम करती है, अच्छा मेल है, फीमेल, ठीक है। अब यहाँ जो पोलप्स की जो बड़ी दवाइयाँ, इसमें सूजा, इसमें क्लकीरिया कार्ब, इसमें ट्यूक्रोमेरावेरम, इसमें लिमिनामाइनर,
ये पोलप्स की बड़ी है लेप्रोसेल। और फिर इसमें दो एक और दवाई है हमारी सैंगुनेरिया नाइट्रिका, बहुत अच्छा काम करती है सैगुनेट है। एक और दवाई है हमारी काली नाइट्रिकम, मतलब सैंगुनेरिया राइट पे कर देगी, काली नाइट्रिकम लेफ्ट पे कर देगी। तो आप इनको भी मतलब मद्देनजर रखें। और यहाँ जो है और एक आपकी जो एडिनाइड्स पे जो ज़्यादा काम करती हैं वो दो दवाइयाँ बड़ा अच्छा काम करती हैं। एक है एग्रेफेस न्यूटन और दूसरी है ब्राटामियोल। दोनों बच्चों के, बल्कि तीनों के नाक मुंह खुले होते हैं। अमोनियम कार्ड का भी मुंह खुला होगा और एग्रेफेस न्यूटन का भी मुंह खुला होगा और सेमिक्स नाइग्रा का भी मुंह खुला होगा, ब्राटामियोल का भी मुंह खुला होगा। और ब्राटामियोल यहाँ बहुत ज़्यादा गहरी दवाई है। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि मेरे पास माजूर बच्चे आते थे, तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 के, जो इसमें एक जो लिम्स फालतू होता है, एक शक्ल की दुनिया, उनको मंगोल भी कहते हैं। मंगोल बच्चे ज़्यादा मुँह खोल के सोते थे, तो मैं मुँह खोल में मैंने उन पर दवाइयाँ ट्राई कराई। मतलब मैंने ट्यूक्रोमेरामेरम ट्राई की, ये सारी दवाइयाँ, ये जो एग्रेफेस भी ट्राई की। ब्राटामियोल मैंने जब देनी शुरू की तो बड़ा अजीब चेंज आया कि वो मंगोल बच्चों की शक्लें भी ठीक होनी चाहिए। तो अब मेरे पास जो है डाउन सिंड्रोम के बच्चे आते हैं ना हमारे पास, मेरे पास हर कोई बच्चा ऐसा नहीं डाउन सिंड्रोम का जिसकी शक्ल ही ना बदल जाए। वो वैसे एक मंगोल नस्ल होते हैं इस तरह के सेंट, चाहे वो अमेरिका का है, तो अफ्रीका का है, जो पाकिस्तान का है, इनकी शक्लें ही ऐसी होती हैं। तो मैंने देखो कहाँ से वो दवाई पकड़ी, ब्राटामियोल, ये आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात है। तो फिर हमने उसको हम मंगोल बच्चों में, तो ब्राटामियोल ही बड़ी डीप है, बहुत अच्छा था वो एडिनाइड्स पे बहुत, क्योंकि ब्राटा जो है जैसे कि ग्लैंड्स पे इसका बड़ा अच्छा रोल है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा था। फिर आपकी जो एलर्जीज जितनी भी है, डस्ट एलर्जी जिनको अक्सर रहती है, उनमें आप उसका दो दवाइयाँ बड़ी मज़े की काम करती हैं। एक है पोथोस, बहुत मज़े की काम करती है डस्ट एलर्जी पे। डस्ट एलर्जी के नाम अगर कहते हैं ना होम्योपैथी में किसी डस्ट पे नाम पे पोथोस बड़ा अच्छा काम करती है, और डस्ट पे आपकी स्पोंजिया बड़ा अच्छा। फिर ये चूँकि एलर्जी का एक बड़ा लंबा टाका एम्ब्रोसिया है, फिर इसमें रेलिया रेसिनोसा है, इसमें सबरडीना आ जाएगी, अर्सेनिक का, अच्छा पोलस में अर्सेनिक का डाइट बड़ा अच्छा, जो टीबी के पोलस अर्सेनिक का डाइट का बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा मज़े का काम। तो फिर आप इसको, मतलब मैं इसको, क्योंकि ये मेरा बड़ा डिटेल भी इसमें लगता है, इतना मैं लंबा बोलूँगा तो ये प्रोग्राम बड़ा लंबा चला जाएगा। कंक्लूड करते हैं कि इसको पहले ये समझें, एलर्जी है, मोस्टली एलर्जी होती है, उसकी वजह से नेजल रिएक्शन आता है। इसमें क्या डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टल है, डीएनएस है, पोलप्स है, साइनोसाइटिस है, एडिनाइटिस है, कैंसर ग्रोथ है। तो अगर कैंसर ग्रोथ होगी तो फिर हमें थोड़ा सा और अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि जब आपको ये पता हो गया इस बच्चे को भी, इसके वालिद को भी है, तो फिर कोई केस भी कार्सिनोसम दिए बगैर नहीं ठीक होगा। फिर आपको कार्सिनोसम देने की। और एक और बात भी याद रखें कि बहुत सारे बोरक को अगर आप पढ़ें तो बोरक के जो ट्यूबरकुलोनियम का अगर रिलेशनशिप पढ़ें तो उसमें कहता है कि जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं इन पर आप डायरेक्ट ट्यूबरकुलोनियम अप्लाई करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, पहले थ्रू जाते हैं फिर ट्यूबरकुलोनियम दें फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत लंबा हो जाएगा, इतना काफ़ी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली मोहम्मद साहब। तफसीलन जो है वो डीएनएस पे रोशनी डाल रहे थे और बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें थी जो कि स्किप कर जाती हैं। डॉक्टर साहब ने सबको जो है वो सॉर्ट आउट किया। आप कोशिश करें कि जिन लोगों को डॉक्टर साहिबान ने कहा है कि ये ऑपरेशन होगा, कोशिश करें करीबी होम्योपैथी डॉक्टर के पास चले जाएँ, क्योंकि ये बार बार भी रिकरेंस होने वाली मेडिसन है। तो
रेगुलर बेस पे अपना चेकअप यहाँ मैं एक बात करूँ जी प्लीज़। ये ध्यान में रखेंगे कि लोगों ने 6-7 दफ़ा ऑपरेशन कराए, लेकिन जो मैंने कॉजेज करवाई है, जो वजह बनाई है, कभी ठीक नहीं होगा जब तक आप होम्योपैथी को एड्रेस नहीं करेंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। यही हमारा मकसद होता है इस नशिस्त में कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आप भी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहबान के जो है वो एक्सपीरियंसेस हम इस नशिस्त में शेयर करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली किसी नशिस्त में आपके सामने दोबारा हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने